नमस्कार, सलाम, आदाब। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। अपने इस वीडियो में हम 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम की एसएसटी के अनुस्वकी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे सामने पहला प्रश्न था, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मंजिम निकाय। अगला प्रश्न था, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनय पिटक। हमारे सामने 93 नंबर का प्रश्न था, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा, इसमें है कौन शामिल है ये बताना है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेगस्थनीज। मौर्य काल में मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। अगला प्रश्न है, अरिकमेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। अरिकमेडु के बारे में बताना है, जो कि एक जगह थी। इसमें पहला ऑप्शन है, यह पुडुचेरी में स्थित था, ये बात सही है। दूसरा, यह अरिकमेडु एक महत्वपूर्ण पतन था, ये भी सही है। ये हाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। 1, 2, 3 नंबर पर जो दिए गए हैं ये सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चीनी यात्री स्वेन त्सांग किस राजा के दरबार में रहे थे? इस प्रश्न में ये जो नाम है इसने बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज किया था, क्योंकि लगभग ने हवेन सांग पढ़ा है, यहाँ पर स्वेन त्सांग दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर हर्ष ही होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हर्ष के समय में स्वेन त्सांग यहाँ आया था। अगला प्रश्न था, कौन सी नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बातें कही हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न था, भीतरी गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतरी गांव का मंदिर है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे, के उपदेश को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इनके उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से जाना जाता है। और ये शंकरदेव है, ये आसाम के प्रमुख धार्मिक हस्ती मानी जाती है, ये आसाम के थे। अगला प्रश्न था, मुगल काल में खुद कास्त और पाही कास्त क्या थे? ये दोनों किसानों के प्रकार थे, किसान होते थे खुद कास्त और पाही कास्त, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किसानों के प्रकार। अगला प्रश्न था, वो भी मुगल काल से संबंधित था। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था? इनका संबंध था पुस्तक के भाग, ये पुस्तक के भाग हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ये ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई, इसलिए इसका ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई? महाराष्ट्र के सतारा में 1943 में समानांतर सरकार की स्थापना की गई, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1943। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? हम अगर उद्देशिका को पढ़े तो उसमें विश्वास नाम भी है, उसमें धर्म शब्द का भी उल्लेख है, उसमें उपासना शब्द का भी उल्लेख है, लेकिन उसमें भाषा शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भाषा। अगला प्रश्न जो था, भारत में पथ विक्रेता अधिनियम कब लागू हुआ? पथ विक्रेता, जीविका संरक्षण और पथ विनियम विक्रय विनियम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
यानी डी 2014 इसका सही आंसर होगा। हमारे सामने अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो कि संविधान में लिया गया है का प्रावधान भारत के संविधान में से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा या कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न था, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, दोनों ही जगह 25-25 लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है, तो इसका जो नंबर है वो है 1098, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी के ऊपर के प्रश्न सही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न था, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। इसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? इसका सही आंसर होगा पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। हमारे सामने अगला प्रश्न था, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। उपाधियों का अंत संविधान के 18वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न था वो था, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की सही समूह को पहचानें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी, संथाली और संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि अंग्रेजी को भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है और अंग्रेजी 3 ऑप्शन में दी गई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाली, हिंदी और संस्कृत। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है कहलाता है? दिन और रात को विभाजित करने वाली जो रेखा है ग्लोब पर जो वृत्त है वो प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है, प्रतिदीप्ति वृत्त। अगला प्रश्न है, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। अवरोही पवनें हैं वो पर्वत से घाटी की तरफ चलती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। बात करें हम आरोही की, तो आरोही पवन है वो घाटी से पर्वत की तरफ चलती है, लेकिन अवरोही पवन है वो पर्वत से घाटी की तरफ, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एस तरंगों के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तो एस तरंगों के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग 105 से 105 डिग्री है। जो 360 डिग्री पर हमारी पृथ्वी है उसके लगभग 105 डिग्री से 105 डिग्री ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एस तरंगे नहीं पाई जाती। एस तरंगे यहाँ पर अपना प्रभाव नहीं जारी रख सकती, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 105 डिग्री से 105 डिग्री। कयाल किस तट पर स्थित है? कयाल है मालाबार तट पर, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न था वो था, बेकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ संबंधित है। ये सभी के सभी ज्वालामुखी से संबंधित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हमारे सामने जो अगला प्रश्न था वो था, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 3, 4 और 5। ये जो ऑप्शन है ये तीनों सत्य हैं। ये भी सत्य हैं, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ये बात सही है। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये बात भी सही है। फेंस के मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये बात भी सही है। ये तीनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने था,
ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? हमें सत्य कथन बताने हैं। पहला कथन था सोम एक पौधा था, यह बात एक सही बात है। ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे, ये गलत बात है, क्योंकि उस वक्त इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण देवता थे। तीसरा ऑप्शन है सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलना था, यह बात एकदम सही है। उपनिषद व अनेक ग्रंथ रचे गए नहीं, ये ऋग्वेद काल के बहुत बाद में लिखे गए हैं। इंद्र युद्ध का देवता नहीं था, ये बात भी गलत है, क्योंकि इंद्र युद्ध का देवता ही था। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। इसमें जो सम्मिलित करने हैं, इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वो महोगनी वृक्ष है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रकार है। जो सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये साल है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। बात करें अगर हम पर्वतीय वन की, पर्वतीय वन है वो ताड़ एक पर्वतीय वन है, और स्प्रूस है वो एक मैग्रो वन है, वो स्प्रूस है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका सही आंसर होगा। तो इसमें ये बी नहीं होगा। 1 मिनट, फिर से इस प्रश्न को देखते हैं एक बार। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो साल है। साल एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अगर हम बात करें तो महोगनी एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्वतीय वन है वो है स्प्रूस एक पर्वतीय वन है, और मैग्रो वन है वो ताड़ एक मैग्रो वन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DCAB इसका सही आंसर होगा। हमारे सामने अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न था वो था राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित जो प्रश्न था, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की दिशा है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, इसलिए इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की, प्रश्न था निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। हमें जिले और जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना था। जैसलमेर में शुष्क जलवायु है, जयपुर में आर्द्र जलवायु है, उपाद्र जलवायु है, जयपुर में उपाद्र जलवायु है, सवाई माधोपुर में आर्द्र जलवायु है, और झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, DCBA इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न था जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन हमें चूज करने थे। पहला कथन था चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, ये एकदम सही बात है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में ही है। अजमेर बिसलपुर परियोजना, ये बात गलत है, क्योंकि बिसलपुर परियोजना का संबंध टोंक से है। उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, ये एकदम सही बात है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में ही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, ये बात भी सही है। तो इसमें आएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 पर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरसों, चना और मोठ। सरसों, चना और मोठ में राजस्थान का भारत भर में पहला स्थान है। अगला प्रश्न जनसंख्या से संबंधित था।
2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10%, जो सबसे कम रही थी। अगला प्रश्न था विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राणा हमीर। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वरूप सिंह। 1857 में उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। 130 नंबर का प्रश्न था राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था राजस्थान के अजमेर में। हमारे सामने अगला प्रश्न था वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न था बाणासुर का शहीद के नाम से प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। बाणासुर के शहीद मेजर शैतान सिंह को कहा जाता है, जो कि बाणासुर गांव के रहने वाले थे। अगला प्रश्न था चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ये चांदी के गोले दागे जाने के लिए भी ये किला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था तुलसी, हालरों, तिमणियों तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गला। ये सब गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो है विजयदान देथा की पुस्तक द्विधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? विजयदान देथा की पुस्तक द्विधा पर पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है, जिसमें मुख्य किरदार है वो शाहरुख खान का है। शाहरुख खान इसमें मुख्य कलाकार के रूप में है पहली। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था हेला ख्याल नामक लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दौसा। दौसा में एक जगह है लालसोट, वहाँ हेला ख्याल का नाट्य किया जाता है। अगला प्रश्न था पटेलिया, बिछियो, लालर व मात्सर क्या हैं? ये सभी के सभी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो इलाका है उसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। और पटेलिया, बिछियो, लालर और मात्सर ये सभी मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। अगला प्रश्न जो हमारे सामने था वो था सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी थी सेलिगमैन ने, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेलिगमैन। हमारे सामने अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिंगुआ फोन। बाकी के 3 दृश्य सामग्री है और ये जो लिंगुआ फोन है ये श्रव्य सामग्री है। अगला प्रश्न जो 140 नंबर का था इनमें से कौन सा एक किल्पेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रचनात्मक परियोजना। बाकी के 3 परियोजनाओं का वर्णन किल्पेट्रिक ने किया था। अगला प्रश्न जो रेखीय विक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? ये एक सीधा सा प्रश्न था जिसका उत्तर था ऑप्शन बी B.F. स्किनर। रेखीय विक्रमित अनुदेशन B.F. स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला जो प्रश्न था वो था इनमें कौन सी एक आंकलन की सीमा नहीं है? इसमें कौन सी आंकलन की सीमा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आएगा। भय व तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ये इसकी सीमा नहीं है बल्कि इसका गुण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी एक पाठ परियोजना या योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। इससे पाठ योजना की कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो अगला प्रश्न था वो था निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित है। आगमन और निगमन विधि अरिस्टो द्वारा दी गई। सुकरात विधि ये गलत है, इसने प्रश्नोत्तर विधि थी। प्लेटो ये विधि सुकरात ने दी थी। हर्बर्ट स्पेंसर ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा अरिस्टो आगमन और निगमन विधि। हमारे सामने जो अगला प्रश्न था वो था कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका सामान्य उद्देश्य जाति प्रथा की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि जाति प्रथा को हतोत्साहित करने का इसका उद्देश्य होता है, न कि जाति प्रथा की प्रशंसा करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
हमारे सामने जो अगला प्रश्न था वो था समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। समस्या के समाधान के लिए 5 चरणों का सुझाव दिया गया है। सामान्यतः 5 चरण ही समस्या समाधान के माने गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न था रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस सीमा परत से वापस लौट आती है, जैसे आयोनोस्फीयर या फिर आयन मंडल हम कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं, तो ये कहते हैं टोर्नेडो को। टोर्नेडो एक समुद्री चक्रवात का प्रकार है, इसे समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। हमारे सामने सेकंड लास्ट प्रश्न था निम्नलिखित धाराओं में कौन सी ठंडी धाराएं हैं। लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, बेंगुएला की धारा ठंडी धारा है, अलास्का की धारा ठंडी धारा है, अलास्का की धारा गर्म धारा है। ऑप्शन बी जो है वो एक गर्म धारा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह इस वीडियो का एक लास्ट प्रश्न है, अगर ये वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट प्रश्न था उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य से अधिक। सामान्य से अधिक उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है।